नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कमला दास को, जो काफ़ी ख्यातनाम कवियत्री रही हैं। उन्हीं की एक बहुत ही बेहतरीन पोएम जो है आपके फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। टाइटल आप देख पा रहे हैं, द डांस ऑफ द यूनक्स। यूनक्स क्या होते हैं, यू नो वेरी वेल। यूनक्स को हम कहें तो हम इसको हिंजड़ा बोलते हैं, और वर्तमान में अभी इनके लिए एक नया शब्द जो है कॉइन किया गया है, बनाया गया है, वह ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर इसके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे कमला दास जो है उनके जीवन के बारे में, अर्थात इंट्रोडक्शन टू द पोएट। तो चलिए बात कर ही लेते हैं जल्दी से। इंट्रोडक्शन टू द पोएट। सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। तो इनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 1934 त्रिशूर, जो कि मालाबार तट, जो कि केरला में है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है 31 मई 2009 को पुणे में होती है, हॉस्पिटल में। ये वो भारतीय लेखिका रही हैं who wrote openly and frankly about female sexual desire and the experience of being an Indian woman। अर्थात कमला दास जो है भारतीय लेखकों की उस पीढ़ी का हिस्सा थी जिनका काम जो है औपनिवेशिक अनुभवों के बजाय व्यक्तिगत पर केंद्रित था, उनके पर्सनल पर केंद्रित था। अर्थात अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने ज़्यादा लिखा, और उनकी शॉर्ट स्टोरीज, उनकी पोएम्स, उनके मेमोयर्स, उनके एसेज, इन सब ने उन्हें समान रूप से सम्मान या रिस्पेक्ट भी दिलाया। तो उसी समान रूप से उनको कुख्याति या बदनामी, अर्थात नोटोरिटी जो है, वो भी इनको दिलाई। अब आपने ज़्यादातर लेखकों के बारे में यही सुना होगा, ख्यात नाम। ठीक है, तो ये बदनाम नाम भी होता है, बैड नेम भी था। तो इनको बैड नेम भी इनको मिला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही ओपनली अपनी सेक्सुअल लाइफ जो है उसके बारे में उन्होंने बात करी थी। तो चलिए बात करते हैं हम कमला दास के बारे में। जन्म जो है 31 मार्च 1934। ठीक है, मालाबार तट, वहां पर त्रिशूर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। मोटा मोटी आप ये जान लीजिए केरला। ठीक है, केरला में ये स्थान है। मृत्यु जो है 31 मई 2009। पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। 31 मार्च को जन्म होता है, 31 मई को इनकी मृत्यु थी। आराम से आप याद भी रख सकते हैं कि डेथ जो है मार्च पहले आता है, मई बाद में आता है। ये 2 ही महीने ऐसे होते हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनके अंतिम तारीख को जन्म और मृत्यु है। ईयर 1934 और 2009 है। ठीक है, अब ये ऐसी लेखिका रही हैं जिन्होंने ओपनली और फ्रैंकली बात करी है अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिजायर। ओपनली and frankly wrote about female sexual desires। और इसी वजह से इनको, ठीक है, रिस्पेक्ट भी मिला और नोटोरिटी अर्थात कुख्याति भी इसको मिली। ठीक है,
कमला दास का जन्म जो है एक उच्च प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनकी माँ, जिनका नाम था नालापत बालामणि अम्मा, एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, और उनके पिता V.M. नायर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे और साथ में जर्नलिस्ट भी थे। वो यानी कमला दास जो है केरल और कोलकाता में पली बढ़ी। क्यों? केरल में तो जन्म हुआ था, कोलकाता में क्यों? क्योंकि उनके पिता वहाँ पर काम करते थे। ठीक है, तो जब वो बच्ची थी तभी उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था, और जब ये 15 साल की हुई तो उन्होंने अपने से कई साल सीनियर, कई साल बड़े एक बैंकिंग एग्जीक्यूटिव जिनका नाम था माधव दास, तो उनसे उन्होंने शादी कर ली और फिर ये बॉम्बे चली गई। वहाँ इस शादी से इनको 3 बेटे होते हैं, और ये जो राइटिंग का काम जो है अक्सर ही रात को किया करती थी। जब सारे कामों से निवृत्त हो जाती, फ्री हो जाती, तो रात को ये, जब कोई नहीं देख रहा होता था, तो उस वक्त ये लिखती रहती थी। ठीक है, तो यहाँ तो लिखने वाली बात जो है मेरे ख्याल में ये रहेगी, एट द एज ऑफ 15 मैरिड माधव दास। इन्होंने किससे शादी करी? माधव दास से इन्होंने शादी करी, और फिर ये कहाँ चले गए? बॉम्बे चले गए, और इनके फिर 3 बेटे थे, और बेटे जो आज भी बड़े बड़े पदों के ऊपर स्थापित हैं। खैर, हमें यहाँ उस हद तक जाकर की बात नहीं करनी है। ठीक, आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब इनकी जो मैरिड लाइफ और इनकी जो लव अफेयर है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे मैं थोड़ा सा ये पता चलेगा कि इनकी मेंटल स्टेट कैसी थी जब उन्होंने डांस ऑफ यूनक्स लिखा। तो अभी जैसे अपन ने बात करी कि कमला ने 15 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी अपने से काफ़ी साल बड़े, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी साल बड़े माधवदास के साथ में। जब उम्र का फासला होता है, उम्र का फासला जैसे 2-3 वर्ष का होता है, तब तक तो चलिए ओके है, लेकिन जब ये 10 साल 15 साल इस तरह का उम्र का फासला होता है, तो देखिए पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। यानी पति जो है यदि आपसे 15 साल बड़े हैं, दैट मीन्स वो एक पीढ़ी आगे बड़े हो गए, तो उनकी सोच जो है और जो पत्नी की सोच जो है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। शुरुआत जब रिश्ता जब नया नया होता है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट हो सकता है कि दोनों, पत्नी जो है आउट ऑफ रिस्पेक्ट पति का कहना माने, लेकिन मन ही मन में वो इस बात को ज़रूर सोचेगी कि कहीं ना कहीं हमारी सोच में बड़ा अंतर है, और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ भी आएंगे जहाँ पर उस अंतर को ज़्यादा स्पष्टता मिलती जाएगी, अभिव्यक्ति भी मिलती जाएगी, और जिस दिन उस अंतर को अभिव्यक्ति मिलेगी उसी वक्त झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात मैरिड लाइफ स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि इनके 3 बच्चे थे। उनके पति माधवदास जो है वो बाइसेक्सुअल भी थे। ये भी इनकी शादी में थोड़ी खिन्नता लाने के लिए एक कारण था। इनकी शादी के 43 साल बाद में, यानी 43 साल की शादी होगी, उसके बाद में इन द ईयर 1992 इनके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब 1992 यानी 1992 में, याद कीजिएगा इस चीज़ को, 15 साल की थी जब शादी हुई, फिर इनकी शादी चलती है 43 साल, तो 43 और जोड़िए 15 में, ठीक है, 43 और जोड़ दीजिए तो कितने होते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उस उम्र में भी इनका एक लव अफेयर जो डेवलप हुआ एक मुस्लिम के साथ में, और उन्होंने सन 1999 में इस्लाम धर्म जो है उसको ग्रहण कर लिया। किस लिए? कि उनको अपने एक मुस्लिम प्रेमी जिसका नाम सादिक अली था उससे शादी करने की योजना बना ली, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये एक लव जिहाद का, जी हाँ मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, आप भी इसको खंगाल सकते हैं, ये लव जिहाद का एक चतुर और सुनियोजित मामला निकला, और इस बात का पता जो है वो कमला दास को चल गया, तो उन्होंने फिर वो शादी नहीं करी। तो इस्लाम धर्म कबूल करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? दूसरी शादी करना था। ठीक है,
लेकिन लव जिहाद के बारे में इनको पता चल गया, इसलिए उन्होंने शादी नहीं करी। ये चीज़ भी मैंने इंटरनेट से देखी है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। फिर आगे चल के 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में, यानी 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है। 65 साल की उम्र में दूसरी शादी करने वाली थी। तो सोच सकते हैं कि जो 65 ईयर की एज में नई शादी करना चाह रहा हो तो उसके दिल की ख्यालात कैसे होंगे, किस तरह की भावनाएं उनकी रही होंगी। तो इससे उनको थोड़ी बदनामी भी इनको झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपने रिश्तों के बारे में ओपनली बात करती थी। इस वजह से भी ठीक है, उनको प्रसिद्धि के साथ साथ में बदनामी भी उनको मिलती है। सन 2009 में 31 मई 2009 को 75 वर्ष की आयु में निमोनिया उनको हो गया था और काफ़ी वक्त तक ये बीमारी उनको परेशान करती रही। फिर पुणे के एक हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। बड़े राज के सम्मान के साथ में फिर इनको दफनाया जाता है, क्योंकि इस्लाम धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था, वहाँ पर दफनाते हैं, तो इनको दफनाया गया था। ठीक है, अब इनके कुछ वर्क्स की हम जरूर बात करेंगे। यहाँ कर लेते हैं कुछ इनके फेमस जो वर्क्स हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ पोइट्री की। वर्क्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1964 में, ठीक है, द सायरन्स, उन्नीस में समर इन कैलकाटा, और ये जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसी कलेक्शन की पहली पोएम है। इसी 1965 में द इंट्रोडक्शन नाम से, एन इंट्रोडक्शन नाम से इनकी बुक पब्लिश हुई थी, इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन। इसके बाद में द डिसेंडेंट्स 1967, फिर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये पब्लिश हुआ। 1977 की बात करें तो द स्ट्रेंजर टाइम, ठीक है। 1979 इसमें द सेविज राइट, ये इनके काव्य संग्रह है। ये इन्होंने प्रीतिश नंदी नाम से आप परिचित होंगे, उनके साथ मिलकर के लिखा था। प्रीतिश नंदी के साथ में मिलकर के लिखा था। और 1984 में कलेक्टेड पोएम्स, कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम फर्स्ट था ये, जो उन्होंने लिखा 1984 में, ठीक है। अन्नामलाई पोएम्स 1985 में आई थी। इसके बाद में द बेस्ट ऑफ कमला दास 1991 में, डिफरेंट पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुई थी, द बेस्ट ऑफ कमला दास। और ओनली द सोल नो हाउ टू सिंग 1996 में आया था, जगह नहीं है ऊपर लिख देता हूं।
ओनली द सोल नो हाउ टू सिंग। ठीक है, इसके अलावा इनका एक चर्चित नॉवेल रहा अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो कि 1976 में आया था। ठीक है, 1976 में। अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये इनका एकमात्र नॉवेल है। इसके अलावा इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है बड़ी चर्चित रही, जो 1976 में ही आती है, 1976 में। टाइटल है माई स्टोरी, मेरी कहानी, जिसमें बड़े बेबाक अंदाज में अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ये लिखती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ, शादी में खुश थी या नहीं थी उसके बारे में, अपने लव अफेयर के बारे में, अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, जिसके बारे में व्यक्ति बात करते हुए शर्माता है, वहाँ पर ओपनली फ्रैंकली अपनी जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ है उसके बारे में लिखा। अपने जो लव अफेयर्स इनके रहे, मल्टीपल रहे, उनके बारे में लिखा, और अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी उन्होंने बताया। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की बात करें तो 1977 में ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1977 की बात है। ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट। शॉर्ट स्टोरी है। इसके अलावा पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992, ये भी शॉर्ट स्टोरी है, पद्मावती द हार्लोट। एंड अदर स्टोरीज, ये भी शॉर्ट स्टोरी हैं। ठीक है, पुरस्कार की हम बात करें तो इनको सन 1985 में यानी 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इनकी कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको दिया गया। दैट मीन्स शी वॉज अवार्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1985 फॉर हर कलेक्टेड पोएम्स। तो अवार्ड की यही बात कर लेते हैं हम। अवार्ड और भी हैं, लेकिन आपके जाने के लिए ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है। 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हर कलेक्टेड पोएम्स। इनके अलावा ये काफ़ी पदों पर रह चुकी हैं। ठीक है, केरला फिल्म बोर्ड जो है वहाँ पर भी बड़े पदों पर ये रही हैं। जो साहित्य अवार्ड जो है कमेटी होती है उनमें भी अच्छे पदों पर ये रही हैं। काफ़ी मतलब बड़े बड़े पदों पर रह करके इन्होंने काम किया है। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी वो माधवी कुट्टी, जी हाँ, माधवी कुट्टी नाम से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। मलयालम में जो रचनाएं लिखी स्पेशली वहाँ पर इनका नाम जो माधवी कुट्टी आता है। तो हो सकता है मैंने पिछले स्लाइड्स में लिख दिया हो, नहीं लिखा होगा शायद। ओके, यहाँ लिख लेते हैं। तो इनका पेन नेम जो है माधवी कुट्टी ये था। जब इन्होंने 1999 में इस्लाम धर्म को कबूल किया था, स्वीकार किया था, तो उस वक्त इन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर लिया 1999 में। एक्सेप्टेड इस्लाम और अपना इन्होंने नाम रख लिया कमला सुरैया।
कमला सुरैया, ये इन्होंने अपना नाम रख लिया था। ये भी थोड़ी सी आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं इस पोएम के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू द पोएम। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। तो ये जो पोएम है डांस ऑफ यूनक्स, ये इनकी बहुत ही बेहतरीन कविताओं में से एक है। और समर इन कलकत्ता जो इन्होंने 1965 में लिखी थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसकी ये पहली पोएम है, ओपनिंग पोएम है। ठीक है, ओपनिंग पोएम ऑफ समर इन कैलकाटा। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1965 में। अब चलिए पोएम के बारे में बात करेंगे। ये डांस ऑफ द यूनक्स जो है, एक तरह से देखा जाए तो कन्फेशनल स्लैंट है, अर्थात कुछ कन्फेस करना चाहिए इसमें, और नारीवादी संदेश की एक कविता है जो इसे किन्नरों के नृत्य और किन्नरों के जीवन के दृष्टिकोण से प्राप्त करती है। ये निसंदेह, ये दृश्य जो है निसंदेह बच्चे को माँ की गोद से उठाने, उसे नचाने के लिए किन्नरों के आने और इकट्ठा होने में से एक है। अर्थात किन्नर क्या करते हैं, जब किसी के यहाँ बच्चा वगैरह पैदा होता है तो आते हैं, नाचते गाते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इस पोएम में डांस ऑफ यूनक्स में पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, उसकी शिकार एक महान कवियत्री अर्थात कमला दास द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक और परप्लेक्स करने वाली ये कविता है। तो वो क्या करती है, वह किन्नरों, हिंजड़ों या ट्रांसजेंडर लोगों के डांस के बारे में ये पोएम बात करती है। वे उन सामाजिक मानकों के शिकार हैं, सोशल स्टैंडर्ड के शिकार हैं, जो उन्हें सामान्य इंसानों की तरह से व्यवहार करने से अलग करते हैं। अर्थात हमारे सोशल स्टैंडर्ड ऐसे हैं पितृसत्तात्मक समाज में, जहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हमारे तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, हमारे साथ नहीं रह सकते। सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने के कारण ये ट्रांसजेंडर जो है अपनी आजीविका कमाने के लिए या तो नाचते हैं, गाते हैं या भीख मांगते हैं। हालांकि उनके जो गीत हैं उनमें कोई आनंद, लय, माधुर्य, स्वीटनेस, ठीक है, राइम इत्यादि नहीं होती हैं। ये लोग आकर्षक दिखने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी समाज उन्हें एक हे दृष्टि से देखता है। प्रस्तुत कविता से ये पता चलता है कि कवि की अधूरी इच्छा किन्नरों के इस नृत्य के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति पाती है। किन्नर आनंदित होकर के नृत्य करते हैं, लेकिन उनके स्पष्ट आनंद के नीचे एक खालीपन का एहसास होता है, क्योंकि उनमें एक कोई सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती है, कोई कामुक भावना नहीं होती है। वो चरम आनंद जो कि कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात सेक्स का जो आनंद है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर वैकेंट एक्सटेसी, एक शब्द आएगा पोएम में, वैकेंट एक्सटेसी शब्द के माध्यम से उस खाली सूनेपन को बयान करती है पोएटेस। तो प्रेम के उस खोखलेपन को ये उजागर करती है। ये एक तरह से सिंबल है उसके दुखद वैवाहिक जीवन का, अर्थात यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से अपने दुखद वैवाहिक जीवन को भी यहाँ पर व्यक्त करती है। किन्नरों का नाचना, हिंजड़ों का नाचना भारत में एक परिचित दृश्य है, कोई अजीब दृश्य नहीं है, आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन इस कविता में उनका प्रतीकात्मक रूप से उपयोग किया गया है। यहाँ कमला दास जो है नाचने वाले किन्नरों के प्रति सहानुभूति रखती है। कौन से किन्नर? ये किन्नर का मतलब जिनका किसी भी लिंग से संबंध नहीं है,
ना वो स्त्री हैं ना वो पुरुष हैं। और इस प्रकार भाग्य की एक अजीब विडंबना से ये लोग पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी इस कविता में इनको आनंदित होकर के नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। वे पूरी तरह से अपने नृत्य में विलीन हैं, खोए हुए हैं, जो वास्तव में उनके भीतर की सड़ांध है, शून्यता है, ये उसको उजागर करता है। तो कवियत्री ने, पोइटेस ने, कमला दास ने नाचते हुए इन किन्नरों की गर्मी का जो चित्रण है बहुत ही ग्राफिक तरीके से और बहुत ही कामुक तरीके से यहाँ पर किया है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं, जिनका इस पोएम का संबंध है किन्नरों के डांस से, इसलिए इसका नाम जो है, टाइटल जो है क्या दिया गया है, डांस ऑफ यूनक्स। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज हॉट, सो हॉट। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। कविता के बैकग्राउंड में बताया गया है कि बिल्कुल गर्मियों का मौसम है, मौसम बड़ा गर्म हो रखा है, और इस गर्म मौसम को इंटेंसिटी देने के लिए, तीव्रता देने के लिए यहां हॉट शब्द को रिपीट किया गया है। इट वॉज हॉट, गर्मी का मौसम था। सो हॉट, इतना गर्म था। बिफोर द यूनक्स केम, कि यूनक्स जब डांस करने के लिए आए तो उससे पहले भी गर्मी पड़ रही थी और बाद में गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिफोर द यूनक्स केम टू डांस, जब ये डांस करने के लिए आए। वाइड स्कर्ट्स, यानी उन्होंने, ठीक है, क्या पहन रखे थे, पेटीकोट्स इत्यादि, ये स्कर्ट्स कह सकते हैं आप, इसको पेटीकोट कह सकते हैं। वो पहन रखे थे वाइड, लंबे चौड़े, यानी जैसे स्त्रियां पहनती है उसकी तुलना में थोड़े से ज़्यादा लंबे चौड़े हो सकते हैं, इसलिए वाइड स्कर्ट्स कहा। गोइंग राउंड एंड राउंड, देखिए यहाँ रिपीटिशन हॉट हॉट का हुआ है, फिर राउंड एंड राउंड, इसको भी इन्होंने रिपीट किया है, ठीक है। अर्थात वो गोल गोल घूम रहे थे, अर्थात उनका नृत्य है कुछ घूमने के अंदाज में रहा होगा, ठीक है, जैसे कोई वो घूमर की तरह से डांस कर रहे हो। तो इनके स्कर्ट जो है वो हवा में गोल 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 ऐसे घूम रहे थे। सिम्बाल्स रिचली क्लैशिंग, जो सिम्बाल्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको आपस में टकरा करके बजा रहे थे और उससे म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे। एंड एंकलेट्स, एंकलेट्स यानी उनकी पाजेब, यहाँ पाजेब से अर्थ उनकी घुंघरुओं से हो सकता है कि उन्होंने पाँव में क्या पहन रखे थे, घुंघरू पहन रखे थे। और जब वो डांस मूवमेंट कर रहे थे, उस डांस मूवमेंट में क्या हो रहा था, उनसे झंकार की आवाज़ निकल रही थी। और यहाँ पर जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, फिर देखिए डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 क्या है कि कंटिन्यूस ये साउंड जो है लगातार आता रहा। तो यहाँ जिंगलिंग 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 जो है ये वैसे ओनोमोटोपैया, जी हाँ, फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपैया, उसका भी यहाँ पर प्रयोग आपको मिल रहा है देखने को। ओनोमोटोपैया का प्रयोग, ओनोमोटोपैया किसे कहते हैं, व्हेन द साउंड सजेस्ट इट्स ऑन मीनिंग, जब ध्वनि क्या करे, अपना स्वयं का अर्थ जो है उसको व्यक्त करने लग जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओनोमोटोपैया बोलते हैं। बीनीथ द फियरी, फियरी का मतलब ऐसे क्रोधित भी होता है, गुस्से वाला भी होता है, लेकिन यहाँ रेड जो कलर है उससे भी इसका संबंध है। बीनीथ या नीचे, द फियरी गुलमोहर, अर्थात वो डांस कहाँ कर रहे थे, एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ था लाल रंग का, लाल रंग के फ्लावर्स थे उस पे, तो उसके नीचे डांस कर रहे थे। विद लॉन्ग ब्रेड्स, लॉन्ग एंड लंबी, ब्रेड्स एंड चोटियाँ, और उनकी किन्नरों की लंबी लंबी चोटियाँ थी। फ्लाइंग, जो हवा में उड़ रही थी, क्यों, क्योंकि डांस मूवमेंट, वो गोल गोल घूम रहे थे, तो डांस मूवमेंट में उनकी चोटियाँ हवा में घूम रही थी, उड़ रही थी। डार्क आईज फ्लैशिंग, और उनकी जो गहरी काली आंखें हैं, हो सकता है उन्होंने काजल लगा रखा हो सकता है त्वचा भी उनकी काली रही हो, ये भी हो सकता है। फ्लैशिंग, चमक रही थी, ठीक है, या झलक रही थी, यो भी आप कह सकते हैं, आंसू से झलकना भी आप कह सकते हैं। दे यहां पर प्रयुक्त हुआ किसके लिए, ये प्रयुक्त हुआ है यूनक्स के लिए। दे डांस्ड एंड दे डांस, ओ दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, अर्थात वो लगातार नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। कब तक, जब तक नाचते नाचते उनके खून नहीं निकलने लगा। अब ये खून कैसे निकलेगा अभी नाचते हुए,
नाचते कुल संभावना ये है कि उन्होंने अपने पाँव में जो घुंघरू पहन रखे थे, वो घुंघरू जो है वो त्वचा से टच होते हैं और थोड़े से हैवी भी होते हैं, तो जब डांस मूवमेंट करोगे तो वो हिलेंगे, भारी रहते हैं, तो हो सकता है चमड़ी छिल जाए और वहाँ से खून निकलने लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि ये गुलमोहर के पेड़ के नीचे नाच रहे हैं, और जब वे नृत्य कर रहे हैं तो उनकी लंबी चोटियां हवा में उड़ रही हैं और उनकी अंधेरी आंखों से, डार्क आईज, अंधेरी आंखों से शायद आंसू झलक रहे हैं, और खून बहने तक वे लगातार नाचते रहते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं यहाँ के लोगों की, मतलब इन किन्नरों की दयनीय छवि को व्यक्त कर रहे हैं, और साथ में यदि कोई लोग उनको देख रहे हैं इस स्थिति में, तो उनकी निर्दयता जो है उसको ये बयान कर रहे हैं। देवर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, और इन लोगों ने क्या कर रखा था, इन्होंने ग्रीन टैटूज का निर्माण भी कर रखा था। अब एक बार फिर से जो पिछला स्टेंजा है उसके बारे में अपन थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। पंक्तियां बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल भाषा में है, साधारण है, आप बिल्कुल इसको पढ़ करके इसका मीनिंग ग्रैस्प कर सकते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ इसमें बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन पोइट्री जब हम पढ़ते हैं तो पोइट्री का मतलब सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं होता है, बल्कि शब्दों के पीछे जो भावनाएं होती हैं उनको जानना होता है। तो चलिए उन्हीं को जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये किन्नर नृत्य करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर बहुत ही गर्मी थी, हॉट हॉट हॉट, सो हॉट। ठीक है, किन्नर जो है बहुत ही एक हॉट डे पर डांस करने के लिए आए, जैसा कि इस पंक्ति में निहित है, और कवि इस गर्मी की इंटेंसिटी पर जोर देने के लिए हॉट शब्द को रिपीट करता है। वे इसलिए आए क्योंकि वे कहीं और नहीं रह सकते हैं, अर्थात उनके पास आजीविका कमाने के लिए यही तो साधन है। तो वे अपनी चौड़ी स्कर्ट, वाइड स्कर्ट, ठीक है, तो इसको जो उन्होंने पहन रखा है, जो महिलाओं के घाघरा या पेटीकोट की तरह से होती है, ठीक है, उसको पहन रखा है, और उनका रूप जो है, यानी किन्नर जो है, इनका भी रूप किसका दिखाया गया, महिलाओं का रूप दिखाया गया। उन्होंने महिलाओं की तरह से वस्त्र जो है धारण कर रखे हैं, और ये इनको लगातार घुमा रहे थे, अर्थात जब डांस कर रहे थे तो लगातार घूम रहा था। अब इनके पास झांझ नाम का, सिंबाल नाम का वाद्य यंत्र है, जिसको आपस में टकराने से संगीत की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये क्या कर रहे थे, इसको बार बार टकरा करके संगीत उत्पन्न कर रहे थे जब ये नृत्य कर रहे थे। और नृत्य करते समय, ठीक है, जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड कहाँ से आ रहा था, एंकलेट्स। एंकलेट्स का मतलब क्या होता है, इससे पायजेब होता है, पायल होता है, नुपुर होता है, लेकिन घुंघरू से भी इसको आप जोड़ कर देख सकते हैं। तो इनको यहाँ पर जिंगलिंग जिंगलिंग साउंड जैसे क्रिएट हो रही थी। लाल रंग के फियरी गुलमोहर, लाल रंग के गुलमोहर के पेड़ के नीचे, जो कि काफी सुंदर है पेड़, उसके नीचे क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और उनकी जो लंबी लंबी चोटियां हैं, फ्लाइंग यानी हवा में उड़ रही थी, हवा में लहरा रही थी। और इनकी जो डार्क आईज हैं, काली आंखें हैं, वो क्या कर रही थी, फ्लैशिंग, चमक रही थी, शायद ये आंसुओं से भरी हुई हो। और ये लोग लगातार नाचते रहे, दे डांस्ड एंड दे डांस, ओ दे डांस्ड, अर्थात ये लगातार 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 नाचते रहे। और कब तक, टिल दे ब्लेड, जब तक उनके खून नहीं निकलने लगा तब तक वे नाचते रहे। तो ये जो टिल दे ब्लेड है, ये जो पंक्ति अभी जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये ऐसे प्रदर्शित कर रहा है कि उन्हें दूसरों से पैसा कमाने के लिए नृत्य को जारी रखना था। इन लोगों की जो पीड़ा है, कष्ट है, उसकी परवाह किसी को नहीं है, और इनको पैसा कमाना है। तो खून निकल रहा है, निकलने दो, लोग भी इन पर कोई तरस नहीं खा रहे हैं, और ये भी अपने आप पर तरस नहीं खा रहे हैं। तो बहुत ही पीड़ादायी और बहुत ही कष्टकारी यहाँ पर दृश्य जो है इनका उत्पन्न होता है। फिर आगे देखिए, देवर देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, अर्थात उनके गालों के ऊपर हरे रंग के क्या थे, टैटूज थे। अक्सर जो ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर हैं, हिंजड़े क्या करते हैं, अपने चीक्स के ऊपर
टैटूज बनवा लेते हैं। आजकल मॉडर्न टैटू कलरफुल भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ये जो बनवाते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जैस्मीन्स इन दियर हेयर, अपने बालों में उन्होंने जैस्मीन अर्थात चमेली जो है उनके फ्लावर्स जो है वो लगा रखे हैं। जैस्मीन्स इन दियर हेयर, सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, इनमें से कुछ का रंग तो बिल्कुल ही क्या था, काला था, ठीक है। एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ का रंग बिल्कुल ही गोरा था। तो रंग का गोरा या काला होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ ये किन्नर जो होते हैं काले होने के बावजूद क्या करते हैं, इतना पाउडर जो अपने चेहरे पे पोतते हैं कि वो गोरे लगने लग जाते हैं, ठीक है। दियर वॉइसेस वर हार्श, उनकी आवाज बड़ी हार्श थी। क्यों? क्योंकि वो आवाज न तो पुरुष की है न ही स्त्री की है, दोनों की मिक्स्ड वॉइस होती है, इसलिए वो हार्श लगती है। दियर सॉन्ग्स मेलैंकली, याद रखिएगा प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके गीत कैसे थे, मेलैंकलिक थे, दुख भरे थे। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न। दे सैंग, वे गा रहे थे। ऑफ का मतलब अबाउट भी है, यहां ऑफ का मतलब किससे आप ले सकते हैं, अबाउट, अर्थात किसके बारे में गा रहे थे, अबाउट लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, ठीक है। तो दे हैड ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनके गालों पे ग्रीन कलर के टैटूज थे। एंड जैस्मिन फ्लावर्स इन देयर हेयर, सम ऑफ देम वर ब्लैक while other kinners, other transgenders were fair and beautiful. But for the society, both are ugly. चाहे ब्लैक हो, चाहे फेयर हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन सोसाइटी के लिए ये क्या है, अगली हैं। The eunuchs' voices are harsh and their songs are full of melancholy. The theme of their songs are also melancholic, like songs on lovers who are dying, अर्थात वो प्रेमी जो मर रहे हैं उनसे संबंधित है या तो उनकी गीत, और चिल्ड्रन हु डिड नॉट बॉर्न, या फिर वो बच्चे जो कभी जन्म ही नहीं ले सके। या ये एक इशारा उस तरफ भी हो सकता है कि कुछ लोग प्रेम करते हैं, ठीक है, अवैध प्रेम करते हैं और प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट होने के बाद में, ठीक है, वो अबॉर्शन करवा लेते हैं, अर्थात वो बच्चे जो कि प्रेम की निशानी थी उनको जन्म लेना चाहिए था, वो प्रेम की निशानी जन्म नहीं ले पाती है, ये भी एक इशारा है, अर्थात लेफ्ट अनबॉर्न। तो हियर शी मे बी इंडिकेटिंग द डार्क रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर जो दुनिया की जो डार्क रियलिटीज है उसके बारे में यहां पर ही बात कर रही है। तो किन्नरों ने क्या किया, कुछ हद तक इंसानों जैसा दिखने के लिए कुछ सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग किया, कि इन्होंने कुछ पाउडर वाउडर लगा लिया होगा, तो ये क्या बन गए, फेयर बन गए, ठीक है। और ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, क्योंकि लोग जो है उनके साथ जैसे एलियन जैसा बिहेव करते हैं, बाहरी लोगों जैसा बिहेव करते हैं, और ये सुंदर दिखने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, टैटूज बनवा लिए, अपने बालों में चमेली के फूल लगा लिए, ठीक है, पाउडर वाउडर यूज कर लिया, ठीक। वैसे भी समाज के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है, गोरे और कालों में, इनके लिए, हमारे लिए हो सकता है, लेकिन किन्नर चाहे फेयर हो चाहे ब्लैक हो, समाज इनमें कोई भेद नहीं करता है, सिर्फ इनको किन्नर ही मानता है और उनके साथ में भेदभाव करता है, ठीक है। तो हम दोनों ही में कुरूपता देखते हैं। कमला दास कहती है कि दोनों ही, अर्थात ये डार्क एंड फेयर दोनों कोई से भी हो, समाज उनमें कुरूपता को ही देखता है। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कवि जो है पहले ही काफी कठोरता प्रदर्शित कर चुकी है। बेहद गर्म मौसम, हॉट हॉट, और फिर किन्नरों को तब तक नाचना जब तक उनके खून नहीं निकलने लग जाए, ये भी उनके के प्रति क्या दिखाई दे रही है, कठोरता, कि गर्मियों का मौसम उसमें नाच रहे हैं एक पेड़ के नीचे और तब तक नाच रहे हैं, खून निकल रहा है, ये कठोरता उनका प्रदर्शन कर चुकी है। अब उसके बाद में इन पंक्तियों में यहां पर बता रही है कि किस तरह से समाज जो है इनके प्रति कठोर है, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा कि किस तरह से कमला दास जो है यहां पर इनको चित्रित करती हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
एक चीज मैं थोड़ा सा और यहां पर बताना चाहूंगा आपको इन्हीं पंक्तियों के बारे में जो अब तक हमने देखी हैं, इन्हीं पंक्तियों के बारे में जो बैकग्राउंड में आप पीछे देख रहे हैं, कि यहां पर एक क्रूर वास्तविकता जो है किन्नर समाज के लिए, किन्नर समाज के प्रति जो कि हमारा समाज रखता है, उसको व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए इनकी अयोग्यताएं, इनकी बाधाएं और वे चीज़ें जो उन्हें अलग करती हैं, ये क्रूर वास्तविकता है, उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। कवि का कहना है, कमला दास का कहना है कि उनके गीत जो हैं बहुत ही मेलांकलिक हैं, बहुत ही दुखद हैं। उनकी आवाज़ जो है बड़ी हार्श अर्थात कठोर है। क्यों? क्योंकि उनमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के गुण समाये हुए हैं आवाज के अंदर, क्योंकि ना तो पुरुष है ना महिला है, अर्थात दोनों है या दोनों ही नहीं है, तो दोनों की आवाजों के लक्षण उसमें हैं। वे उन एजन में बच्चों और डाइंग लवर्स के बारे में गा रहे थे। ये पंक्तियां बहुत ही दिलचस्प और दिलचस्प होने के साथ साथ में भ्रमित करने वाली हैं कि वो किन के बारे में गा रहे थे? डाइंग लवर्स एंड अनबॉर्न चिल्ड्रन के बारे में। ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जिनको आप ट्रांससेक्सुअल्स भी कह सकते हैं, ये बांझ हैं। ठीक, कंफ्यूजिंग करने वाली पंक्तियां क्यों हैं? क्योंकि ये क्या है? बांझ हैं। अभी भी ये क्या नहीं कर सकते? बच्चे पैदा नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते। फिर भी वैध पुरुष और महिला विशेषताएं वाले लोगों की कहानियों को चित्रित कर रहे हैं। अर्थात लवर कौन हो सकता है? कोई लड़का या लड़की। बच्चा पैदा करना, ये भी विशेषता किनकी है? महिलाओं की। तो फिर भी ये ट्रांसजेंडर होने के बाद में भी उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो इनके बस की नहीं है, बल्कि या तो पुरुष या स्त्री के बस की बात है। ठीक है, उसको ही चित्रित कर रहे हैं। इसका मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है। पहला, वे खुद को प्यार करने या बच्चे पैदा करने में असमर्थ बता रहे हैं कि देखिए दुनिया प्यार कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, लेकिन हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनका प्यार मर जाता है और उनके बच्चे नहीं होते। इसीलिए इनका प्यार मर गया, इनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। दूसरा अर्थ ये लिया जा सकता है कि वे दुनिया की गंभीर वास्तविकताओं पर चर्चा कर रहे हैं, अर्थात लवर्स डाइंग, जो प्रेम करते हैं वो मरते हैं। ठीक है, और अवैध बच्चे जो है उनको गिराया जाता है। तो ये दुनिया की गंभीर वास्तविकताओं पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अर्थात इनका गाना जो है बेहद ही दुखद है, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। तो ये मैं थोड़ा सा मीनिंग जो है ऐड ऑन इसमें करना चाहता था। तो चलिए आगे वाली पंक्ति पर चलते हैं। सम का मतलब कुछ ट्रांसजेंडर्स बीट दियर ड्रम्स, कि कुछ ट्रांसजेंडर तो क्या कर रहे थे, उनके पास में कोई ड्रम या ढोलक, ठीक है, इत्यादि रहा होगा जिसको ये बजा रहे थे। अदर्स बीट दियर सॉरी ब्रेस्ट, और कुछ अपनी छाती पीट रहे थे। सॉरी ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी सीना, छाती। सॉरी क्यों कहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Sorry breast is used either for unproductiveness of milk or sexual pleasure of their breast। अर्थात वे मां बन करके बच्चे को दूध नहीं पिला सकते अपने छाती से, अपने ब्रेस्ट से, कोई सेक्सुअल प्लेजर डिराइव नहीं कर सकते। इसीलिए इस मीनिंग को व्यक्त किया गया है सॉरी ब्रेस्ट के माध्यम से। अर्थात ये मीनिंग यहाँ पर इसका लिया जा सकता है। अर्थात वो सीना, वो ब्रेस्ट जो किसी काम का नहीं है, ना तो किसी बच्चे को दूध पिला सकते हैं और नाइदर इट कैन डिराइव सम सेक्सुअल प्लेजर आउट ऑफ देम। क्लियर? तो सम बीट देयर ड्रम्स, अदर बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट एंड वेल्ड एंड रीद्ड इन वैकेंट एक्सटेसी। एक एक्सटेसी का मतलब अत्यधिक चरम आनंद की स्थिति, और वैकेंट का मतलब सुनी। अर्थात ये क्या कर रहे हैं? रो भी रहे हैं, घूम घूम के गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अत्यधिक खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो खुशी है उसमें एक सूनापन है। उसमें क्या है? सूनापन है। देवर थिन,
देवर थिन इन लिम्स, लिम्स यानी उनके अंग, उनके शारीरिक अंग कैसे दुबले पतले हैं, ड्राई सूखे पड़े हैं। अब इनकी तुलना कर रहा है लाइक से तुलना कर रहा है, यानी सिमिली का प्रयोग है। लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स, लॉग्स लकड़ियां, फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, फ्यूनरल पायर्स का मतलब अंतिम संस्कार में जो लकड़ियां काम में ली जाती हैं और वो लकड़ियां अध जली हैं, उन लकड़ियों से इनके शरीर के अंगों की तुलना करी जा रही है। अर्थात ये इतने दुबले पतले और सूखे सूखे लग रहे हैं जैसे मानो किसी शमशान में जो अर्थी को जलाने के लिए, चिता को जलाने के लिए जो लकड़ियां यूज करी जाती है और बच जाती हैं इधर उधर पतली पतली लकड़ियां, वैसे यहां पर इनको काम में लिया गया है। ठीक है, फिर आगे, ए ड्राउट एंड अ रोटननेस वर इन ईच ऑफ देम। ड्राउट का मतलब सूखे हुए, एंड रोटननेस सड़े हुए, सूखे सड़े हुए नजर आ रहे हैं। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, यहां तक कि वहां पर पेड़ों के ऊपर कुछ कौवे बैठे थे, वो भी शांत थे उनको देख करके। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और बच्चे जो थे वो आंखें फाड़ फाड़ करके बड़े आश्चर्य अचरज के साथ में इनको देख रहे थे। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं इसके बारे में। यहां पर कवि जो है सॉरी ब्रेस्ट के रूप में इनको संदर्भित करता है। क्यों करता है? क्योंकि वे उनके लिए किसी काम की नहीं है। ब्रेस्ट, ये छाती उनके किसी काम की नहीं है। जबकि साथ में इनके जो साथी थे वो कुछ ढोल पीट रहे थे, ड्रम बजा रहे थे। ये काम की क्यों नहीं है? क्योंकि दूध पिला पाने में असमर्थ हैं। कोई भी पुरुष जो उनके साथ में यौन संबंध नहीं बनाना चाहता, इसलिए ब्रेस्ट क्या है, ठीक है, सॉरी ब्रेस्ट कहा गया इसको। तो परिणाम स्वरूप इनमें इन दो आशीर्वादों का अभाव है, अर्थात हैविंग सम सेक्सुअल प्लेजर आउट ऑफ सम मैन एंड टू गिव सम मिल्क टू सम चाइल्ड। ये जो दो कुदरती आशीर्वाद होते हैं महिलाओं को, उनका अभाव है इनके लिए। तीसरा, वे अनियंत्रित हो सकते हैं। अनियंत्रित होकर के ये क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। और खाली आनंद में, वैकेंट एक्सटेसी में ये क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, आंखों से आंसू भी झर रहे हैं इनके। यानी आनंद में रो रहे हैं, यानी ये छटपटा रहे हैं, बुरी तरह से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है। इसलिए वो खुशी कैसी है? वैकेंट एक्सटेसी है। और इसीलिए ये रोने जैसी हरकतें भी साथ में कर रहे हैं। अब इनके पतले जो अंग हैं, इनकी तुलना किससे करी गई वो देखिए। चिता की अध जली लकड़ियों से इनकी तुलना करी गई है। उनके शरीर, बाकी के शरीर को क्या कहा गया है, किससे तुलना करी जा रही है वो देखिए। बाकी का शरीर जो है सड़ा गला, रोटननेस, ड्रॉट, सूखा, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है इनका शरीर, ये इसमें बताया गया है। अब क्यों बताया गया है? क्योंकि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं गरीब होते हैं, गंदी परिस्थितियों में रहते हैं, और उनके पास घर, पीने का शुद्ध पानी, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, इन सब की इनके पास कमी होती है। परिणाम स्वरूप ये बिल्कुल मुर्दे से प्रतीत होते हैं, मृत प्रतीत होते हैं। बच्चे जो हैं इनके नृत्य को देख करके आश्चर्यचकित हैं, वाइड आइड, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। आंखें फाड़ के देखने का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना होता है। तो बच्चे जो उनके नृत्य से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन कौवे जो हैं अपनी स्थिति के बारे में चुप हैं। भारत में कौवा जो है अंत का संकेत है, हालांकि क्योंकि यहां उनके साथ कौवे से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, यहां तक कि बर्बाद प्राणी भी चुप रहता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे जो हैं इनको बड़े आश्चर्य से देखते हैं, अजनबियों की तरह से देखते हैं कि बच्चों ने पहले इनको देखा नहीं होता है। चलिए अगली पंक्ति में चलते हैं। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, कन्वल्शंस, ठीक है। ऑल यानी सब लोग जो वहां पर मौजूद थे, वर वॉचिंग वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वल्शंस। कन्वल्शंस का मतलब जब नृत्य करते हैं तो घुमाव लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बेचारे किन्नर लोग हैं, इनके नृत्य के मोड़ जो हैं उनको सभी लोग दे रहे थे, अर्थात इनके नृत्य को देख रहे थे,
तभी क्या होता है, द स्काई क्रैकल्ड देन, तभी आसमान गड़गड़ाता है, थंडर केम, तूफान आता है, एंड लाइटिंग, बिजली कौंधती है, एंड रैन, और बारिश आती है। ए मीगर रैन, मीगर रैन, मीगर का वैसे मतलब कंजूस से भी लेते हैं अपन, तुच्छ से भी इसका अर्थ लेते हैं। तो मीगर रैन का मतलब होता है बहुत कम बारिश, अर्थात बारिश ज्यादा नहीं आती, थोड़ी सी आती है, ठीक है। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, इतनी जरूर आती है कि डस्ट जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी की खुशबू वो उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन वो मिट्टी की खुशबू कहाँ, मिट्टी की खुशबू वहां आसपास की मिट्टी की बात नहीं कर रही कमला दास, ये कह रही है इन एटिक्स, एटिक्स जिसको अपन लटान कहते हैं, दूध छत्ती भी अपन कह देते हैं, ठीक है। एंड द यूरिन ऑफ लिजार्ड्स एंड माइस, या मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू की बात करने की बजाय ये कहती है कि जिस तरह से चूहे, ठीक है, और जो छिपकलियां होती हैं, उनके जो मलमूत्र है, उनकी बदबू जो है उस पानी की वजह से चारों तरफ फैल जाती है। तो लोग इनका नृत्य देख रहे हैं, आकाश में फिर बादल गरजते हैं, बिजलियां चमकती है, और फिर बारिश होने लग जाती है। लेकिन बारिश बहुत ही कम समय के लिए आती है। लेकिन हालांकि इससे छत पर जो एटिक जो होती है, वहाँ पर मकानों के अंदर एटिक जो होती है, तो वहाँ पर धूल की मीठी गंध के साथ साथ में छिपकलियाँ और चूहों के मूत्र की, उनकी मलमूत्र की जो दुर्गंध है वो भी आ रही है। क्लियर? तो ये जो दमनकारी गर्मी है, कि गर्मी का मौसम बताया गया है, सामान्यतः व्यर्थता और हताशा की भावना को बढ़ा देती है। यहां पर गड़गड़ाहट और बिजली के कारण अल्प वर्षा होती है, न कि भारी बारिश। तो भारी बारिश जब होगी तो उत्पादकता होगी, खुशियां आएंगी, लेकिन अल्प बारिश होती है यहां पे। तो जब लोग इनका यह प्रत्याशित नृत्य देख रहे थे, तभी, अच्छा यहां पर पुअर क्रीचर्स भी इनको कहा गया है, ये और गौर कीजिएगा। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी स्थिति जो है बड़ी निराशाजनक है। इनका नृत्य लोग देख रहे हैं। ऑल का मतलब किससे है? पीपल से है, लोगों से है। द स्काई क्रैकल्ड देन थंडर केम एंड लाइटिंग एंड रेन, और फिर कहता है कि फिर आकाश में गर्जना होती है, बादल आ जाते हैं, और जल्दी ही बिजली चमकने लगती है, और उसके बाद में बारिश आती है। लेकिन बारिश की मात्रा क्या थी? बहुत ही कम थी, मीगर रेन। थोड़े समय के लिए बारिश आई, और अटारी में जो धूल पड़ी है, उस धूल में जो छिपकलियां हैं, चूहे हैं, उनके मल जो है, उनकी जो एक दुर्गंध है, वो चारों तरफ फैल जाती है। जबकि होता क्या है, बारिश आती तो आसपास की मिट्टी की सुगंध फैलती है, लेकिन कमला दास को इनकी हालत देख करके कहती है कि वहां पर सुगंध नहीं, वहां पर दुर्गंध आ रही थी। तो ये पंक्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। कवि ने यहाँ पर वर्षा का जो डेपिक्शन है, चित्रण है, दो अलग अलग तरीकों से किया है। सबसे पहले ये अच्छा था क्योंकि ये बहुत गर्म थी, कि बारिश आ गई, अच्छा था। क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी थी और लोग कुछ राहत पाना चाहते थे, ठीक है, तो बारिश आ गई, अच्छा हुआ। दूसरी ओर किन्नरों के लिए ये बुरा था। क्यों? क्योंकि वे अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे, और बारिश के कारण लोग जब भाग सकते थे। इसलिए जो चीज सामान्य लोगों के लिए क्या है? फायदेमंद है, वही इन किन्नर लोगों के लिए क्या है? हानिकारक है। क्लियर? तो यहीं पर अपनी जो कविता है ये खत्म हो जाती है। कमला दास ने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छे अंदाज में किन्नर लोग जो हैं उनकी भावनाओं को यहाँ पर, उनकी स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया है। साथ में अपने वैवाहिक जीवन में जो उनको त्रासदी रही, दुख रहा, उसको भी ये इनके माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से किन्नर लोग हैं उनको कहीं से प्रेम नहीं मिलता, वहीं मुझे भी, यानी कमला दास जो है वो ऐसा कहता ही प्रतीत होती है कि मुझे भी मेरे जीवन में वास्तविक प्रेम की प्राप्ति जो है नहीं हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।